भारत में मुगलों का इतिहास बहुत प्राचीन है। मुगल वंश की स्थापना बाबर द्वारा की गई और बाबर से लेकर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब तक के मुगल काल को अर्ली मुगल या मुगल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो शासक थे काफी मजबूत थे। औरंगजेब की मृत्यु के समय पूरा भारत 21 सूबा में बटा हुआ था और सारा का रेवेन्यू केंद्रीय प्रशासन में जाता था। केंद्रीय प्रशासन क्या मतलब कि उस समय कैपिटल दिल्ली हो गया था। अकबर के समय आगरा था और शाहजहां ने दिल्ली ला दिया, तो सारा दिल्ली जाता था। लेकिन औरंगजेब की गलत नीतियां और जो सामंत थे, हिंदू सामंतों को काफ़ी नाखुश किए थे। आम पब्लिक उनसे नाराज थी। इससे क्या हुआ कि आने वाले अगले मुगल काफ़ी कमज़ोर हो गए। उन्हें बहुत सारे विद्रोह का सामना करना पड़ा। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई यानी 3 मार्च 1707, उस समय अंग्रेज दक्षिण में था और वहीं पे उसकी बीवी रबिया का औरंगाबाद में मकबरा है। और कहा जाता है कि जब औरंगजेब मरा था उस समय इनके बेटे मुअज्जम, आजम, कामबख्श आपस में लड़ रहे थे सत्ता पाने के लिए और 11 दिनों तक उसकी लाश ऐसे ही पड़ी रही। कोई बेटों ने नहीं दिया। उनके जो चाहने वाले थे, उनके अजीज थे, उन लोगों ने उसे दफना दिया। अब जहां मुअज्जम की बात होती है, इनका नाम शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है। शाह आलम काफी लोकप्रिय थे, लेकिन तब तक उनकी उम्र 65 ईयर्स हो गई थी, यानी कितने बुजुर्ग थे। और उस समय तक वे शहजादा थे, इसलिए इन्हें किसी भी प्रकार का शासन करने का अनुभव नहीं था। हालांकि ये भारत के दक्षिण में प्रांत में वहां के गवर्नर थे। शाह आलम का नाम बहादुर शाह प्रथम के नाम से इन्हें गद्दी पर बैठाया, जो 1707 से 12 तक ये गद्दी पर है। गद्दी पर बैठने के साथ ये बहुत ज़्यादा शांत हो गए और हिंदुओं के प्रति काफ़ी सहिष्णुता दिखाते हुए पहले जजिया को समाप्त किया। जजिया एक टैक्स था जो नॉन मुस्लिम से लिया जाता था, जिससे काफ़ी लोग प्रभावित हुए। परंतु एक और काम किया, इन्होंने साहू जी को रिलीज किया। साहू जी कौन थे? तो शिवाजी के पोते थे। शिवाजी के बेटे संभाजी के ये पुत्र थे, जिसे औरंगजेब द्वारा कैद कर लिया गया था। और जब कैद था, अगर हम शिवाजी की बात करें, शिवाजी के 2 शादियां थीं। एक से संभाजी हुए और दूसरा से राजा राम। संभाजी को औरंगजेब हत्या कर उनको गद्दी खाली कराकर ले आता है और उनके बेटे साहू जी को गद्दी कैद कर लेता है और एक मनसब का, एक जात का मनसब देता है। वो औरंगजेब के कब्जे में थे। इधर राजा राम कुछ दिन तक शासन करते हैं। उसके बाद इनकी विधवा ताराबाई रूल करती है। ताराबाई ठीक शिवाजी की तरह रूल करती है और अपने बेटे का नाम शिवाजी सेकंड रखती है। अब जब साहू जी रिलीज होते हैं 1707 में, तो असली मराठा शक्ति का हकदार कौन होगा? तो ये लड़ाने के लिए यह प्रयास किया था, लेकिन उनके पेशवाओं के सहयोग से, खासकर बालाजी बाजीराव, इनके कारण ये
शासन करने में सफल रहे और साहू जी रियल मराठा सरदार बने, छत्रपति। साहू जी जब बन गए तो मराठाओं ने एक समझौता किया और उसे गारंटी की कि सर देशमुख यानी 1/10 कर का हिस्सा और चौथ 1/4 वसूलने का मुगल क्षेत्रों में दिया जाएगा। शाह आलम यानी कि बहादुर शाह प्रथम किसी भी प्रकार के शासन तंत्र में न तो उनका इंटरेस्ट रहता था और न वो काम करते थे। इसलिए उस समय के ये हिस्टोरियन थे जिनका नाम था खफी खां। खफी खां ने इन्हें शाह ए बेखबर यानी ऐसा सुल्तान जिनका कोई खबर नहीं रहता है, तो ये टाइटल दिया, शाह ए बेखबर। 1712 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनके 4 पुत्र जहांदार शाह, अजीम उस्सान, यह अजीम उस्सान पटना का सूबेदार था और इसी के नाम पे पटना शहर का नाम बना था, जिसका अजीमाबाद, इन्हीं के नाम पे। ये औरंगजेब के पोते हैं। इसके बाद रफ़ी उस्सान और जहान शाह, रफ़ी उस्सा जहान शाह। तो ये सारे जहांदार शाह, अजीम उस्सान शाह, रफ़ी उस्सान शाह और जहान शाह, ये 4 बेटे थे। अब क्या होता है कि इनकी मृत्यु के बाद इन चारों में फिर लड़ाइयाँ चलती हैं और इसके बाद जहांदार शाह बहुत चालाकी से शासक बनता है। बहादुर शाह फर्स्ट के बाद दूसरा किंग जो बना वह था जहांदार शाह। जहांदार शाह जुल्फिकार खान के हेल्प से बना। जुल्फिकार खान कौन था? तो यह वजीर असद खां का बेटा था। असद खां ताकतवर थे और उनके सहयोग से इसने अपने भाई अजीम उस्सान, रफ़ी उस्सान और जहान शाह की हत्या करवाता है जुल्फिकार खान द्वारा और ये गद्दी पर बैठता। हालांकि ये काफ़ी दिनों तक हरम में रहता था। इसका चरित्र बहुत अच्छे नहीं थे, केवल गाने बजाने वालों का संगत था। उसी में एक महिला थी लाल कुंवर। लाल कुंवर, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वो हिजड़ा थी और उसी का बोलबाला था। वह जिसे चाहती उसे हटा देती, जिसे चाहती उसे रखती। इन्हें गलत आचरण के कारण एक उपाधि दी गई, लंपट मूर्ख। यह टाइटल दिया खफी खां द्वारा ही दिया गया है और इनके पीरियड आते आते जजिया को परमानेंटली डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया। इसके बाद भारत में जजिया नहीं लगे। जजिया एक धार्मिक करत था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था उनके धर्म को मानने के लिए। इन्होंने मेवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराज के टाइटल दिया और फाइनली दक्षिण के लिए ये मराठों के साथ एग्रीमेंट किए कि आप सरदेशमुख चौथ वसूल सकते हैं, इसमें मुगल सम्राट की कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इनका समय काफी कम रहा और मात्र 1 साल बाद ही इनकी हत्या कर दी जाती है और फर्रुखसियर नया राजा बनता है। फर्रुखसियर अजीम उस्सान का पुत्र होता है और फर्रुखसियर के बारे में यह कहा जाता है कि उसने बहुत चालाकी से अपने चाचा की हत्या करवाकर गद्दी पर बैठा, जिसे फर्रुखसियर को बैठाने में सैयद ब्रदर्स का बड़ा हाथ है। तो हम लोग फर्रुखसियर पढ़ेंगे। फर्रुखसियर अजीम उस्सान का बेटा था। इसने सैयद ब्रदर्स के सहयोग से गद्दी पर बैठा। अब सैयद ब्रदर्स कौन है? तो यह मेरठ के पास एक जगह है बुहारनपुर। उस बुहारनपुर के द्वाब में रहने वाले यह कन्वर्टेड मुस्लिम थे जिनका नाम अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां था। ये मामूली से सिपाही के पद से होकर
बहुत चालाकी से फर्रुखशियर के काफ़ी नज़दीक हो गए और जब फर्रुखशियर गद्दी पर बैठे तो हुसैन अली खां को वजीर नियुक्त किया। उस समय साउथ के एक शक्तिशाली व्यक्ति था जिसका नाम था निज़ाम उल मुल्क, जिसे चीन क्लिच खां की उपाधि दी गई थी, जो आगे चल के स्वतंत्र इंडिपेंडेंट हैदराबाद की स्थापना किया। इन्हीं के पीरियड में सिख नेता बंदा बहादुर ने अटैक किया, जिसे बाद में फर्रुखशियर द्वारा पकड़कर और उन्हें आरा से बीचों बीच कटवा दिया गया था बंदा बहादुर को। सबसे बड़ी घटना पहली कि जजिया को अंततः यानी कर दिया गया, कहीं जजिया नहीं लगेगा, अगर प्रांतों में कोई लगाया उसे भी हटा दिया। दूसरा घटना कि फर्रुखशियर एक बीमारी से ग्रसित था जिसे अंग्रेज हैमिल्टन की एक टीम आई और इन्होंने इनके साथ मिलकर 3000 रुपया मात्र प्रति वर्ष देकर और इनसे एक दस्तखत पाली जिससे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने की पूरी आज़ादी मिल गई। फायरमैन कहता है कि ये अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा है जो कि इन्हें प्राप्त हुआ। फर्रुखशियर किसी पर भरोसा नहीं किया करता था, इस पर मतलब दरबारियों के बीच हर की बात सुनता था और किसी पे भरोसा नहीं करता था। यही कारण है कि दरबार में रहने वाले अलग अलग लोग, चाहे वो अवध के निज़ाम हों, चाहे बंगाल के नवाब हों या हैदराबाद के निज़ाम हों, इन लोगों ने इनसे दूरियां बना ली और फर्रुखशियर को एक टाइटल दिया जिसको धूर्त और कायर कहा। ये दो टाइटल इनको दिया गया। ये डरपोक इंसान था और इस तरह सैयद बंधुओं ने दिल्ली में मराठों के साथ एक समझौता किया और पेशवा के साथ, उस समय बालाजी बाजीराव पेशवा थे और वे पहले पेशवा हैं जिसके बाद पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। इससे पहले पेशवा का पद वंशानुगत नहीं था और उस समय इन्होंने ऐसा किया कि पूरे मतलब क्षेत्र में, मुगल क्षेत्र में सर देशमुख और चौथ वसूलने का अधिकार मराठों को मिल गया। सैयद बंधुओं ने फर्रुखशियर की हत्या कर दी और इसके बाद 3 और राजा बैठाए सम्राट। इसीलिए इस अली ब्रदर्स को किंग मेकर कहा जाता है, क्योंकि अली ब्रदर्स ने मिलकर फर्रुखशियर की हत्या की, इसके बाद 2 और राजाओं की हत्या करते हैं और बाद में मोहम्मद शाह को गद्दी पर बैठाते हैं। सैयद ब्रदर्स जो कि राजा बनाते थे और राजा की हत्या कर देते थे। 1719 में ये 3 राजाओं की हत्या किए। सबसे पहले फर्रुखशियर, उसके बाद रफ़ीउद्दराज, रफ़ीउद्दौला। फाइनली उन्होंने मोहम्मद शाह, जिसका बचपन का नाम रोशन अख्तर था, उसे गद्दी पर बैठाया सितंबर 1719 में। मोहम्मद शाह को लगा कि कहीं हमें भी हत्या करके ये किसी और को न बैठा दे, इसलिए इन्होंने बड़ी चालाकी से निज़ाम उल मुल्क को कहा। निज़ाम उल मुल्क मराठों के सहयोग से और चतुराई से अली ब्रदर्स की हत्या करवा दी और इन्हें वजीर की उपाधि मिली। अब एक और चीज हम आपको बता दें कि उस समय दिल्ली के अंदर काफी राजनीति चल रही थी, आपसी मुसलमानों में भी, क्योंकि उस समय अलग अलग टाइप के मुसलमान थे। एक तुरानी,
दूसरा अफगानी, तीसरा जो मंगोल से बने थे नवी मुसलमान, और चौथा इंडियन जो कन्वर्टेड मुसलमान थे। तो ये 4 प्रकार के इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा टर्की अलग थे, पर्शियन अलग थे। तो तुरानी दल के मुसलमानों में निज़ाम उल मुल्क और मोहम्मद अमीन खां, इन दोनों के सहयोग से वह सैयद बंधुओं को हटाने में सफल रहा और पूरे दिल्ली पर लगभग इनके 4 साल तक कब्जा रहे। उसी समय बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां और अवध के नवाब सादत खां, जिसे बुहारन उल मुल्क कहा जाता है, आपसी झगड़े का परिणाम हुआ कि नादिर शाह आक्रमण करता है। करनाल के युद्ध में इन्हें हराता है। फिर निजाम उल मुल्क के द्वारा इसे 2 करोड़ का ऑफर किया जाता है और यह वापस जाने के लिए तैयार रहता है। इसी बीच बुहारन उल मुल्क ने कहा कि यदि तुम चलोगे तो इससे ज्यादा धन दिलवा देंगे, और 13 फरवरी को करनाल के युद्ध में हारने के बाद 20 मार्च 1739 को वह दिल्ली प्रवेश करता है और दिल्ली प्रवेश करते ही इसके 700 सैनिक नादिर शाह के मार दिए जाते थे, जिससे गुस्सा होकर और दिल्ली के 20,000 सिटीजन को मरवा डालता है। इसी बीच मोहम्मद शाह उसके आगे झुक जाता है और नादिर शाह लगभग 57 दिनों तक दिल्ली में रहता है और दिल्ली में रहने के बाद खूब लूट मचाता है, यहां तक कि अवध के नवाब से धन वसूलने के लिए भी जिद करता है। नादिर शाह जब तक रहा तब तक उसने लगभग 348 लाख रुपए की संपत्ति अपने साथ ले जाता है, जिसमें प्रसिद्ध मयूर सिंहासन और कोहिनूर, जिसका नाम तख्त ए ताऊस भी बोलते हैं, और कोहिनूर जड़ित, कोहिनूर लगा हुआ राजा का मुकुट। कोहिनूर मूलतः गोलकुंडा के खान से मिला था, जिसे प्रताप रुद्रदेव द्वारा खिलजी के सेनापति मलिक कफूर को दिया गया। मलिक कफूर खिलजी को सौंपता है और उसके बाद यह दिल्ली सल्तनत से होते हुए मुगलों के खजाने तक रहता है, जिसे शाहजहां पहली बार निकालकर अपने मुकुट में लगाता है। और यह तख्ते ताऊस भी शाहजहां का बनवाया हुआ है, जिसमें रत्न जड़े हुए थे। इस तख्ते ताऊस को भी ले जाता है और अपने साथ ईरान लेकर कोहिनूर चला जाता है, जहां बाद में राजा रंजीत सिंह द्वारा उस कोहिनूर को दोस्त खां से छीना जाता है। दोस्त खां राजा रंजीत सिंह को देता है और उनके खानदान में कई वर्षों तक रहता है। फिर राजा दलीप सिंह, जो कि अवयस्क थे, 17 साल के थे, जब वह लंदन जाते हैं तो लंदन की महारानी एलिजाबेथ को वह गिफ्ट करते हैं। जब वो गिफ्ट करते हैं, कुछ दिनों तक शाही मुकुट में वो रहता है। कोहिनूर वर्तमान लंदन म्यूजियम में है। कोहिनूर के बारे में यह कहा जाता है कि यह एक दंत कथा है कि शापित हीरा है, जहां रहता है वो समूल नष्ट कर देता है। भारत सरकार उस हीरे की दावा कर रही है, क्योंकि अंग्रेजों में यह नियम था कि 18 साल से ऊपर के लोग जब गिफ्ट देता है उसे मान्य होता है। दलीप सिंह जब दिए थे वो 17 साल के थे,
इसलिए वह इनवैलिड है और वह हीरा वापस चाहिए। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक मोहम्मद शाह थे। मोहम्मद शाह के आचरण बहुत गंदे थे, जिस कारण से इन्हें रंगीला भी कहा जाता है। तो यह रंगीला बादशाह थे और 1748 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु के बाद अहमद शाह गद्दी पर बैठता है।